हेलो स्टूडेंट्स। साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कंबाइन, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल A प्लस बी, यहाँ दो रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट जो है वो सिंगल कंपाउंड ही रहता है। यानी कि जो भी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट साइड्स पे दो या दो से ज़्यादा हों बट कंपाउंड जो है प्रोडक्ट साइड पे वो एक ही बनता है, ये पहचान होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन होती है एयर में, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में हुआ, ऑक्सीजन गैस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में रहता है, पाउडर्ड फॉर्म होता है इसका। तो यहाँ पर हमारा ये सिंगल प्रोडक्ट बना, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन। Carbon in the presence of air, when it is burnt, then it gives carbon dioxide. तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हुए जो मिलकर कंबाइन कर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए बना कार्बन डाइऑक्साइड और ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के साथ ही सल्फर, when it combines with oxygen it gives sulfur dioxide। इन सभी रिएक्शंस में क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स है वो ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल कंपाउंड ही होगा, इसीलिए इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डीकम्पोज होना यानी कि किसी भी चीज़ का स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होना। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल कंपाउंड डीकम्पोज होता है इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, उन्हें कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। When one compound decomposes into two or more compounds, that are called decomposition reaction। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट रहती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला देखिए क्या है। इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होगा और जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, छोटे छोटे दो प्रोडक्ट बनेंगे या दो से ज़्यादा तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। वहाँ क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड एक था बट रिएक्टेंट साइड टू और मोर एलिमेंट्स थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट होता है रिएक्टेंट साइड और वो ब्रेक होता है टू और मोर एलिमेंट्स में, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई? वो हुई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, ये डीकम्पोज होगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में और कैल्शियम ऑक्साइड होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या यूज़ हुआ, इसे हीट किया गया। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हीट इवॉल्व हुई। हीट अगर हमने यूज़ की है, हीट अगर हमने यूज़ की है, उसे हीट किया गया है, तभी वो ब्रेक हुआ है ना। तो यानी कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई वो साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हुई, क्योंकि यहाँ पर हीट का यूज़ किया गया। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या है, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हमने हीट किया तो हमारा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्रेक होके बन गया फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या यूज़ हुआ, हमारे हीट यूज़ हुआ, क्योंकि हमने हीट को यूज़ किया, इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या हुई यहाँ पर, ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उनमें हीट इवॉल्व होती है, यानी एनर्जी निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए
यहाँ पर जब भी कोई भी कंपाउंड जो है वो ब्रेक हुआ तो कोई ना कोई चीज़ यूज़ हुई, हीट यूज़ हुई। तो जब तोड़ने के लिए किसी भी कंपाउंड के ब्रेक होने के लिए हीट का यूज़ किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। क्योंकि यहाँ पर हीटिंग के थ्रू डिकम्पोजिशन हुई है, इसीलिए हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल है इसका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में रहता है। व्हेन इट इज़ हीटेड, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो हमारा बनता है यहाँ पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक यहाँ पर ये सिंगल कंपाउंड था। जब इस कंपाउंड को हीट किया गया तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 यानी छोटे छोटे 3 प्रोडक्ट्स बने, जिसमें लेड ऑक्साइड बना सॉलिड फॉर्म में और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज़ हुई। यहाँ पर हीट का यूज़ हुआ तो ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड, जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होना। जिन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है या जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जब वाटर से व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर देन इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर वाटर हुआ लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो वाटर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसे 3 नामों से बुलाया जाता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले हमने हीट की, यूज़ थर्मल डिकम्पोजिशन में, फिर हमने क्या किया, हमने यूज़ किया फिर हमने यूज़ किया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे फोटो यानी कि सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ होता है तो उसे बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। When silver chloride is put in sunlight, it decomposes into silver metal and chlorine gas. सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारे प्रोडक्ट बनते हैं सिल्वर जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा एंड क्लोरीन गैस निकलेगी। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, बट जब इसे सनलाइट में रखा जाता है तो सिल्वर मेटल अलग होती है जो कि ग्रे कलर की होगी और क्लोरीन गैस निकलेगी। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको अलग कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो जब 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं उसमें से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव कोई पोजीशन को चेंज कर देगा, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। अब इसे कैसे हम लोग शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करने के लिए इसका जनरल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर ए जब BC के साथ रिएक्ट करता है, इसके कंबाइन करता है, तो क्या होता है, ए मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये C को अपने साथ अटैच कर लेता है और B जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि A है वो B से मोर रिएक्टिव मेटल था। अगर वो मोर रिएक्टिव मेटल नहीं होता, B मोर रिएक्टिव होता A से, तो फिर A C को डिस्प्लेस नहीं कर सकता था BC से, तो फिर हमारी जो पोजीशन थी BC की वो सेम रहती, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। यहाँ पर एग्जाम्पल है जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
यहाँ पे हमारे पास जिंक दिया हुआ है। अगर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये क्लोरीन को अपने साथ ले लेगा और यहाँ बन जाएगा जिंक क्लोराइड और H2 अलग हो जाएगा, H2 को क्लोरीन से अलग कर लेगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक की ही बात करें अगर हम, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, अब यहाँ पर दो है हमारे पास, एक जिंक है और एक है कॉपर। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, यानी कि जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव हुआ, तो फिर जिंक क्या करेगा, वो सल्फेट को अपने साथ ले लेगा और इसके डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक सल्फेट होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन में और कॉपर होगा, मेटल है तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीछे हमने किया था ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। दो रिएक्टेंट्स देखिए, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है AB एंड CD, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ A था और BC था या CD था। इसमें पिछले वाले में क्या होना था, डिस्प्लेसमेंट वाले ने इसने एक चीज़ ले लेनी थी और सेपरेट कर देना था सेकेंड एलिमेंट को। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे AB प्लस CD। ये क्या करेंगे, एक दूसरे के आयंस को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर बन गया हमारा A ने C के साथ कंबाइन कर लिया और B ने D के साथ कंबाइन कर लिया, तो इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस डिस्प्लेस करते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के आयंस को दोनों ही एक्सचेंज कर लेते हैं। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड का। यहाँ बेरियम क्लोराइड का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। उसके बाद सोडियम जो सल्फेट है ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट को डाला जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का सॉल्यूशन फॉर्म है ना, मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन में हो, सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, बट बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट आपकी टेस्ट ट्यूब में आ जाएंगे। प्रेसिपिटेट आपको पता है इनसॉल्यूबल होते हैं, तो जब ये दोनों ही एलिमेंट्स, ये दोनों ही कंपाउंड्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है या एक के अंदर दूसरा ऐड किया जाता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लिया, और वाटर, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH जो है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ उसने वो कंबाइन कर गया और यहाँ पर वाटर बन गया। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, क्योंकि दोनों ने आपस में एक दूसरे के आयंस को चेंज कर दिया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपके पास एग्जाम में अगर आता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसके साथ ही आप यहाँ पर जहाँ हमारे प्रेसिपिटेट्स बने, ये बेरियम क्लोराइड का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। इसके साथ ही आप सिल्वर नाइट्रेट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन के सॉल्ट्स को मिक्स किया जाता है तो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या है
यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, यानी सॉल्यूशन हो गया, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये जो नाइट्रेट है ये चला जाता है सोडियम के पास और सिल्वर कंबाइन हो जाता है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर बन जाता है सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स अलग हो जाते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करेगा विद द बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है जिसमें एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो देखें कैसे है। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है हमारा बेस, राइट, ये है एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ये भी हमारा एसिड है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा बेस और ये हुआ हमारा ये हुआ हमारा बेस और ये हुआ हमारा एसिड, ठीक है। यहाँ पर बेस और एसिड ने जब एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, रिएक्ट किया, तो हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर। इसी तरह से वही हुआ ना कि सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट को क्या बोलते हो आप, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना और वाटर बन गया। इस तरह से आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, या फिर जहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस होती हैं उन्हें बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, राइट, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करे, या फिर और दूसरा हमारी क्या कंडीशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करे या फिर वहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करे, यानी अपना जो कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दे। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। फिर से एक बार बताती हूँ, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीजन गेन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यानी कि वो रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, या हम कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन गेन कर रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और जो कंपाउंड या एलिमेंट्स रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं या गोज अंडर रिडक्शन रिएक्शंस, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस दोनों होती हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ में रिडक्शन भी हो रहा है, तो उन रिएक्शंस को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आगे हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन गिव दे रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे, जो हाइड्रोजन दे रहे हैं, हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, और दूसरा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आगे वही बात हुई कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देख रहे हैं कॉपर का एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर मेटल सेपरेट हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में बड़े ध्यान से देखिए बच्चों कि कॉपर ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हुई, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर, तो इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ ही हाइड्रोजन ने क्या किया, उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये हुई
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि इस छोटी सी रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का, राइट स्टूडेंट्स। देखिए, इन दिस रिएक्शन copper oxide is changed into copper, oxygen is being removed from copper oxide। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिमूव होती है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बना, तो ये हो गया रिडक्शन, राइट। और इसी तरह से हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू वाटर, ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर और ये हुई हमारी redox reaction। The substance which get oxidized is reducing agent। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी जो ऑक्सीजन ले रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली ना, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बन गया, तो वो हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चा, समझ आया आपको। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने पीछे बात की थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो भी एक्सोथर्मिक होती हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कौन सी रिएक्शन है, वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ हुई, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के बारे में बात की गई है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, जब इन्हें मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, और हीट इवॉल्व होती है, तो इसलिए ये क्या हुई, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, इसीलिए ये क्या हुई, ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट स्टूडेंट्स। समझ आई आपको, जिन भी रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होती है या हीट इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के उल्टा कर दें, यानी वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो हुई एक्सोथर्मिक, पर यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी कि जो भी रिएक्शंस है जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या जो रिएक्शंस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हीट कंज्यूम करते हैं, उन रिएक्शंस को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, यानी कि हीट अगर नहीं मिलती तो ये ब्रेक नहीं होता कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हीट का यूज़ किया गया है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिएक्शन हुआ है, तो ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और चीज़ है, ये कौन सी रिएक्शन का भी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि एक जो ये हमारा रिएक्टेंट है ये डीकम्पोज होके ये कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, तो ये क्या हुई, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, राइट स्टूडेंट्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस किस में होती है, डीकम्पोजिशन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे यानी कि रूटीन लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। तो फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन आपको पता है क्या होता है, जिसमें कोई भी मेटल स्लोली जो है अनडिज़ायरेबल कंपाउंड में चेंज होती रहती है। कैसे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस, यानी कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते ही टार्निश होने लगते हैं, या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने ही उनमें चेंजेस आ जाती हैं, या फिर गैसेस या एसिड्स के कांटेक्ट में आने में जब भी किसी मेटल में या किसी भी कंपाउंड में
अनडिज़ायरेबल चेंजेस आती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोरोजन, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग तो हमने सबने अपने घर में देखी है, आपने देखा होगा आपके घर गैस सिलेंडर्स हैं, उनमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ठीक है। किसी के घर पुराने कूलर्स होते हैं या आयरन का सामान होता है किसी का, या गाड़ियाँ होती है, कार्स जो होती हैं बहुत पुरानी, आपने देखा हो अगर तो गैराज में जो खड़ी होती हैं उन पे जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग क्या करता है, किसी भी चीज़ को वीक करता है। चलिए अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, आयरन जब वाटर और ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आता है तो आयरन में रस्टिंग हो जाती है और बन जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट। यानी कि आयरन एयर के साथ कांटेक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारा कोरोजन हो रहा है आयरन का, और जिससे हो रही है रस्टिंग। अब कोरोजन से क्या होता है, जो भी आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर वीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पुरानी रेलिंग्स हमारे पास आयरन की होती है, या कार की कोई बॉडीज़ पड़ी होती हैं, या पुराने कूलर्स होते हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनके ऊपर से लेयर उतरती है और रस्टिंग से क्या होता है, ये चीज़ें काफ़ी पुरानी हो जाती है और उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम रह जाता है, राइट। अब रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है वो होती है हमारी पेंटिंग। अगर हम किसी भी आयरन की चीज़ को जो बाहर पड़ी है और काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं हो रही है, तो अगर हम उस पर पेंट कर दें तो हम उसे रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। अब कॉपर मेटल्स का कोरोजन कैसे होता है? अब कॉपर के काफ़ी सारे वासेस होते हैं, फ्लावर वास होते हैं, या काफ़ी सारे एंटीक पीसेस होते हैं, एज अ शो पीस घर में रखे होते हैं। हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, जब नया है तो वो बहुत शाइन कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम उसका लस्टर जो है, उसकी शाइन जो है वो चली जाती है और बहुत डल सा ब्लैक सी ग्रीन सी लेयर आ जाती है उसके ऊपर। तो ये किस वजह से होता है? इसका रीज़न भी यही है कि कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है एयर से, ह्यूमिडिटी से, जिससे उसके ऊपर आ जाती है ग्रीन कोटिंग और बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यह अगर हम बात करें, हमारे पास आजकल कॉपर के ग्लासेस और जार्स बहुत यूज़ होते हैं घर पे, पानी पीने के लिए बोला जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर आप उसे अंदर से देखेंगे जग का, तो वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन लेयर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो कोरोजन हो जाता है कॉपर का इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड वाटर। चलिए रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कॉपर है, मॉइस्ट एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर सबकी प्रेजेंस में इसकी जितनी भी कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट में चेंज होता है जिसका कलर होता है ग्रीन। इसके बाद हम कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल कैसे कोरोड होते हैं? तो देखिए कितनी ऐसे सिल्वर की ज्वेलरी होती है, या हमारे पास सिल्वर के कितने सारे ऐसे बर्तन होते हैं, क्रॉकरी होती है सिल्वर की, जिनको अगर एयर के कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो ये डल हो जाते हैं, टार्निशिंग हो जाती है, हल्का सा ब्लैकिश आ जाता है इसमें कलर। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर, जिससे ये कोटिंग ब्लैक सिल्वर सल्फाइड किसके ऊपर आ जाती है, राइट। तो ये सारा होता है कोरोजन का। अब एग्जाम्पल इसका यही हम देखते हैं, सिल्वर है, यहाँ पर सिल्वर आएगा, ठीक है। सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, गैस के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस तरह से कांटेक्ट में आने एयर, वाटर, गैसेस या ह्यूमिडिटी, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं और कोरोजन हो जाता है। अच्छा, रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है, कई बार आपने देखा होगा अपने घर में भी, मदर्स जो है एक बार दो बार जिस ऑयल को हम लोग फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, एक दो बार यूज़ करके वो सारा ऑयल हम लोग
थ्रो कर देते हैं, बिल्कुल उसे फेंक देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है। रैंसिडिटी क्या होती है? जब फैटी जो फूड है या ऑयल है, फैट है, उसका टेस्ट या ऑर्डर वो चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगा? अगर एयर में एक्सपोज होगा, यानी कि अगर एयर के एक्सपोजर में या गैसेस के एक्सपोजर में फ़ैट या ऑयल का टेस्ट चेंज हो जाए या उसकी स्मेल चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, ये कैसे होता है? फैट जो है ऑक्सीडाइज होता है, फूड मटेरियल्स में जो भी फ़ैट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो भी खाने पीने का सामान है आपका, अगर उसे काफ़ी देर तक आप बना के रखते हो एयर के एक्सपोजर में, तो वो रैंसिड हो जाता है, अनफिट फॉर ईटिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम रैंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला, अगर आपको काफ़ी टाइम तक कोई चीज़ रखनी है, संभाल के कंजर्व करके रखनी है, तो आप क्या करोगे? एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दोगे। सेकंड ऑप्शन तो सब जगह आजकल यूज़ किया जाता है, वैक्यूम पैकिंग। एयर टाइट कंटेनर्स आ गए हैं जिसमें हम लोग सभी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए। दूसरा, मैक्सिमम जितने भी आपको लगता है फूड स्टफ्स हैं उनको कुछ दिनों के लिए आप रेफ्रिजरेटर करके सेव कर सकते हो और रैंसिडिटी को ख़त्म कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आज फिनिश करते हैं हम। और इसमें जितने भी टॉपिक थे मैंने बड़े अच्छे से ट्राई किया कि आपको सब समझ आ जाए, और ये नोट्स भी रेडी हैं। आप नोट्स अगर आप इतना भी ये चैप्टर कर लेते हैं तो सफिशिएंट है आपके टॉप मार्क्स लाने के लिए, आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सफिशिएंट है। एक चीज़ की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनको ये सभी चीज़ें आ भी जाती हैं तो वो बहुत केयरलेस हो जाते हैं कि हमें तो आ गया सब, बट बैलेंसिंग नीड प्रैक्टिस। तो ये आपको इस चैप्टर में ज़रूर करना है। बाकी बहुत सिंपल सा चैप्टर था। आई एम श्योर एक्चुअली कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।